हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं निखिल शर्मा अपने यूट्यूब स्टडी चैनल बेंच स्टडी पर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ब्रिटिश इंडिया का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। इसमें अपन ने क्राउन रूल अपन ने पढ़ लिया था। क्राउन रूल अपन पढ़ रहे थे जो कि अपन ने 1919 तक पढ़ लिया था। अब अपन इसके आगे का पढ़ेंगे। 19 नवंबर 1927 के अंदर ब्रिटेन की सरकार ने एक आयोग बना करके एक भारत के अंदर भेजा जिसका नाम साइमन कमीशन था, साइमन आयोग था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि भारत के अंदर संविधान बनाने के लिए एक रिपोर्ट बनाई जाए जिसके ऊपर भारत के अंदर संविधान के बारे में जानकारी लिखी जा सके। ये रिपोर्ट साइमन कमीशन को बनाने के लिए कहा गया था और इस आयोग के अंदर, इस कमीशन के अंदर 7 सदस्य थे, जिसके सातों के 7 सदस्य ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे। अंग्रेज होने की वजह से पूरे भारत के जितने भी राष्ट्रीय दल थे उस टाइम पर, जितने भी राजनीतिक दल थे भारत के अंदर, सबने इस आयोग का बहुत विरोध किया था, बहुत बड़ा विरोध किया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1930 के अंदर इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बातें बताई थी, अपन वो सारी जो डिटेल्स के थोड़ी बहुत बातें जो हैं अपन डिटेल के अंदर जानेंगे। वही इस आयोग ने अपने रिपोर्ट में क्या क्या चीजें कही थी उसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहली बात इसके अंदर इस आयोग ने ये कहा था कि भाई इंडियन फेडरेशन की स्थापना की जाए। ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स को मिला करके भारतीय संघ बने। ब्रिटिश प्रांतों और राजकुमार राज्यों को मिला के भारतीय संघ की स्थापना की जाए। दूसरी बात इसके अंदर बताई गई डायरकी, द्वैत शासन जो कि 1919 के अंदर लागू हुआ था। इस द्वैत शासन को क्या कर दिया जाए, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए, द्वैत शासन को। तीसरी बात इसके अंदर इस आयोग ने कही थी कि वो एक जिम्मेदार सरकार, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए सारे प्रांतों के अंदर, ताकि जो भारत को चलाने में क्या हो सके, आसानी हो सके। और चौथी बात इसके अंदर ये बताई गई थी कम्युनल इलेक्टोरेट, जो धार्मिक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल जो चालू किया था ब्रिटिशर्स ने 1909 के अंदर, वो लगातार क्या रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए। उसकी भी इसके अंदर बात की गई थी। इसके अंदर काफी सारी बातें थी लेकिन 4 प्रमुख जो हैं वो अपन ने जान लिए हैं। इसके बाद में इस आयोग की रिपोर्ट के ऊपर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर अलग अलग पार्टियों ने हिस्सा लिया, ताकि जो भारतीय संविधान है उसके बारे में क्या की जा सके, इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा की जा सके। इसलिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर अलग पार्टियों ने अपना हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातें रखी। उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का लेकिन कोई फायदा हो नहीं सका। फिर भी ब्रिटिशर्स ने 1935 के अंदर एक एक्ट लेकर के, एक और अधिनियम लेकर के आए, जो अभी तक का भारत के अंदर आया हुआ सबसे बड़ा ब्रिटिशर्स का एक्ट था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको हमारे आज के संविधान की आधारशिला भी अपन कह सकते हैं, फाउंडेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे वर्तमान का जो संविधान है उसके अंदर इस संविधान से ली हुई काफी सारी बातें हैं। इस अधिनियम के अंदर 10 शेड्यूल इस अधिनियम के अंदर शामिल थे और यह अधिनियम अब तक का आया हुआ भारत के अंदर सबसे बड़ा अधिनियम था, जो कि सबसे बड़ा एक्ट था भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे। क्या क्या इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें जो थी इंपॉर्टेंट थी, क्या क्या फीचर्स थे इस एक्ट के, अपन उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला इंडियन फेडरेशन ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स को मिला करके इस इंडियन फेडरेशन बनाने की इसके अंदर बात कही गई थी कि भारतीय संघ बने, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट को मिलाकर क्या बनाया जाए, भारतीय संघ बनाया जाए। लेकिन राजकुमार राज्य जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने इस बात को मानने से मना कर दिया, तो ये चीज लागू नहीं हो पाई। इसके अलावा इसके अंदर ये बात की गई थी कि भाई जो
सरकार ने क्या करा था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय शासन, प्रांतीय स्वैत शासन बढ़ाने का इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर डाला गया था। भाई प्रांतों को और भी ज्यादा अधिकार दिए जाए। इन्हें अधिकार देने के लिए सरकार ने मामलों की, जो भी मामले सब्जेक्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी 3 लिस्ट बनाई गई, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट इसके अंदर बनाए गए, जिसके अंदर फेडरल लिस्ट के अंदर 59 मामले, प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर 54 मामले और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर इसमें 36 मामले इसके अंदर शामिल किए गए। फेडरल लिस्ट के अंदर 59 मामले थे, प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर 54 मामले, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 36 मामले इस लिस्ट के अंदर शामिल किए गए थे, ताकि जो सरकार ने क्या करा, सारे मामलों को अपने जो बीच में फेडरल लिस्ट जो थी इसमें बांट लिया। फेडरल लिस्ट के ऊपर जो भी मामले उसमें सेंटर कानून बनाता, प्रोविंशियल के अंदर जो भी मामले उनके अंदर प्रोविंसेस कानून बनाती, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों सेंटर प्लस प्रोविंसेस दोनों कानून बना सकते थे। इस एक्ट के अंदर जो भी इसके बाद में जो रेसिडरी पावर्स थी, जो विशिष्ट शक्तियां थी, वो वाइसराय के पास में ही रखी गई। वाइसराय जो थे इंडिया के, उनके पास में जो विशिष्ट शक्तियां थी वो रखी गई इस एक्ट के द्वारा भी। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हुए थे इस एक्ट के अंदर, जिसके बारे में अपन और पढ़ते हैं। सबसे पहले डायरकी, इस एक्ट के द्वारा डायरकी को क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से द्वैत शासन को क्या कर दिया गया, ड्वेल रूल को खत्म कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। इसके बाद बाइकैमरलिज्म, द्वैत सदनीय। देखिए द्वैत शासन और द्वैत सदनीय के बीच में डिफरेंस होता है। बाइकैमरलिज्म की स्थापना की गई 11 प्रोविंसेस के अंदर में, 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस के अंदर द्वैत सदन बनाए गए। 6 प्रांतों के अंदर द्वैत सदन बनाए गए। जो प्रांत थे बिहार, बंगाल, बॉम्बे, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको अभी अपन हाल फिलहाल यूपी के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, बंगाल, बॉम्बे, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, और एक और इसके अंदर प्रांत जो था वो था मद्रास, जो कि सबसे पुरानी जो इसकी ब्रिटिशर्स की प्रोविंसेस थी वो। इसके अंदर 6 प्रोविंसेस के अंदर द्वैत सदन बाइकैमरलिज्म लागू किया गया। बिहार में, बंगाल में, बॉम्बे में, आसाम में प्रोविंसेस में, और मद्रास के अंदर इसमें द्वैत शासन इसके अंदर लागू किया गया इस एक्ट के द्वारा। जो कि इसके अंदर लागू होने वाले कुछ अधिनियमों के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है इस एक्ट की। इस एक्ट के अंदर और भी जो चीजें थी अपन उसके बारे में भी उनके बारे में भी पढ़ेंगे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक व्यवस्था को इसके अंदर और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया था। जो कम्युनल इलेक्टोरेट जो थे, निर्वाचक मंडल जो था, उसको इसके अंदर और भी ज्यादा बढ़ाया गया था। पहले जो सिर्फ धर्म के लिए था, कम्युनल इलेक्टोरेट जो धर्म के लिए थे, अब इसके अंदर क्या कर दिया गया था, दलितों के लिए भी अलग से सीट सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए गए थे। इनको रिजर्वेशन सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए थे दलितों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इनको हिंदुओं से अलग नहीं किया गया था इस एक्ट के द्वारा। इसके बाद में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बाद में भारत के अंदर जो वोटिंग देने का अधिकार जो था उसको भी लगभग 10% लोगों को दे दिया गया था। वोटिंग देने का फ्रेंचाइज के जो अधिकार थे वो भी बढ़ाए गए थे इस एक्ट के द्वारा। इसके बाद में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी इस एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को, ताकि जो मनी कंट्रोल है वो भारत के अंदर किया जा सके। इस एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। एक संघीय कोर्ट भी बना था, फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई थी इस एक्ट के द्वारा, ताकि पूरे जितने मामले हैं सारे एक जगह ही हल हो सके। और भी इसके अंदर और भी सारी इस एक्ट के द्वारा होने वाली बहुत सारी बातें हैं जो अपन पढ़ते हैं एक बार पहले पूरा इस एक्ट को। इस एक्ट के अंदर
इस एक्ट के अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल, फेडरल, ज्वाइंट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की सेट के द्वारा स्थापना की गई थी, ताकि जो सिस्टम, जो व्यवस्था है उसको ठीक तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा एक जरूरी काम इसके अंदर और हुआ था, काउंसिल ऑफ इंडिया। 1858 के अंदर, 1858 के अंदर एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए। जो भारत के सेक्रेटरी जिस व्यक्ति को बनाया गया था, उसकी मदद के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसके अंदर 15 सदस्य थे। इस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी क्या कर दिया गया था, इस एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया था। इस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस एक्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया था। ये 1935 एक्ट हमारे जो देश की जो सबसे मुख्य, हमारा जो संविधान है उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट आधारशिला, अगर अपन कह सकते हैं फाउंडेशन कह सकते हैं, हमारा जो संविधान है आज का, वो रहा। इस एक्ट के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए। इस एक्ट को लागू होने के बाद में 1946 के अंदर हमारी संविधान सभा बनी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, ताकि क्या किया जा सके, हमारे देश के अंदर जो संविधान बनाया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के बारे में जो मैं अपना चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और अगली क्लास में अपन चालू करेंगे। लेकिन इससे पहले द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया, उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट, द इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत आजादी अधिनियम, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने अपनी वहां की संसद के अंदर भाषण दिया, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर भाषण दिया कि हम 30 जून 1948 तक को भारत को आजाद हम कर देंगे। इससे क्या हुआ, 20 फरवरी 1947 से क्लेमेंट एटली के इस भाषण से भारत के अंदर जो माहौल तो खराब होने लगा। मुस्लिम लीग ने यहाँ पर काफी सारे सांप्रदायिक दंगे हमारे देश के अंदर उस टाइम पर करवाए। उन दंगों की वजह से ब्रिटिशर्स को 3 जून 1947 को एक कानून जारी करना पड़ा, जिसके अंदर यह बात थी कि भाई जो प्रांत, जो प्रिंसली स्टेट और जो पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाए हुए संविधान को मानना चाहता है वो तो माने, इसको नहीं मानना है वो व्यक्ति इसको नहीं मान सकता, वो इनकी इस चीज के लिए बाध्य नहीं है। इसका पर मुस्लिम लीग ने इस बात का स्वागत किया और 3 जून 1947 को ही उस टाइम पे जो वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के अंदर विभाजन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, पार्टीशन प्लान दिया इंडिया के अंदर, ताकि इंडिया का पार्टीशन किया जा सके। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भारत के टुकड़े किए जा सके। ये प्लान बनाने वाले व्यक्ति का नाम लॉर्ड माउंटबेटन था, जिन्होंने प्लान बनाया ताकि इंडिया और पाकिस्तान क्या किया जा सके, विभाजन किया जा सके इंडिया का। इस विभाजन को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही स्वीकार कर लिया 3 जून 1947 को, और 3 जून 1947 को ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो पारित किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी आया। इस एक्ट के अंदर पहली बात यह थी कि भाई 15 अगस्त 1947 को भारत इंडिया को आजाद कर दिया जाएगा। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 को। इसके अंदर 14-15 इसके अंदर था, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत को आजाद घोषित कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को भी।
दोनों देश आजाद इसके अंदर घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अंदर दूसरी बात है कि भाई जो ब्रिटेन क्राउन का जो अधिकार था, ब्रिटेन क्राउन का जो अधिकार था वो सारा क्या हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ब्रिटेन क्राउन का अधिकार नहीं रखा जाएगा। लेकिन इस एक्ट के द्वारा कुछ बातें ऐसी थी कि जो कर दी गई भाई, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद जो था वो खत्म कर दिया गया। वाइसरॉय का जो पद था वो खत्म कर दिया गया। ब्रिटेन क्राउन के जितने भी अधिकार, आज तक के ब्रिटेन के क्राउन ने जितने भी जो भी अधिनियम, जितने भी एक्ट लागू किए थे भारत के, उन सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। इसके अंदर ये बोला गया कि भाई जो भी इस एक्ट की जो सबसे खासियत बात थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दोनों देशों की, दो देश बनाए गए भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो भी ब्रिटेन के ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, माउंटबेटन प्लान के अंदर क्या था, ब्रिटेन के पास में जो डायरेक्ट कंट्रोलर जितने प्रांत थे उन्होंने उनको दो हिस्सों में बांट दिया था। एक को कुछ हिस्से इंडिया के पास में, कुछ हिस्से पाकिस्तान के पास में। बाकी जितने प्रिंसली स्टेट थे, राजकुमार राज्यों को आजादी दी गई थी कि भाई वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ में या इंडिया के साथ में, या फिर वो आजाद भी रह सकते हैं। और ये बात भी बोली गई थी भाई जो राजकुमार राज्य चाहे तो इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को चाहे तो मान सकता है। लेकिन जो हिस्से इंडिया के अंदर आए थे ब्रिटिश प्रोविंसेस को, उनको इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसके बाद में था जो लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस टाइम पे वाइसरॉय जो थे, भारत के अंतिम वाइसरॉय का सवाल आता है, भारत के अंतिम वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वाइसरॉय का पद तो खत्म कर दिया, गवर्नर जनरल का पद चालू किया गया था। इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ये आजाद भारत के बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे, और अंतिम वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे हमारे देश के। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई ताकि एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक अंतरिम सरकार बनाई जा सके हमारे देश के अंदर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। इस एक्ट के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन को प्रतिबंधित किया गया था, इनको एक नॉमिनल हेड बनाया गया था हमारे देश का, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगी उनके विचार, उनके सजेशन के बिना कोई भी काम नहीं करेगा। इस एक्ट के अंदर ये सारी बातें लिखी गई थी। इस एक्ट के अंदर और भी सारी बातें थी कि जैसे कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी उसके ही पास में सारी जिम्मेदारी होगी। वो चाहे तो जब तक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो जाता तब तक जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 जो था उसके तहत भी सारा काम किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 उसके तहत भी सारा जो सरकार का काम है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं हो जाता तब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 उसके हिसाब से भी काम हो सकता है। ये अपनी कुछ बातें थी इस एक्ट की जो अपन ने पढ़ी है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ब्रिटिश इंडिया। ये टॉपिक आज खत्म हो रहा है। अपन नेक्स्ट जो चैप्टर है वो लेकर के आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और भी अगर किसी को और भी कोई टॉपिक पहले पढ़ना हो, कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले चालू कराना चाहते हैं अगर आप लोग, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो और बना सकूं। थैंक यू।